जय हिंद गाइस। तो सुबह हमने 21 क्वेश्चंस कर लिए थे और जो रोज़ हमारी सीरीज़ चलती है 50 क्वेश्चंस की, उसमें जो 21 क्वेश्चंस थे वो हम सुबह कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएँ और आपके पास भी बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस का एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाए। सो यहाँ पे 20 और 21 वाला हमने कर लिया था। हमारी बात आई थी 22 वाले क्वेश्चंस पर। 21 में आपको बता दिया था कि जो नीति आयोग है उसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। एक्चुअली सुबह वॉइस का थोड़ा इशू आ गया था, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद पता चला कि आधी में वॉइस आई आधी में नहीं आई। वो तो थैंक गॉड कि मैंने देखा, उसको चेक किया, रीचेक किया और फिर वहाँ पे देखा तो वॉइस नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको सुबह आधी वीडियो दे दी थी। ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाय। तो पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था? शाहजहाँ, नूर सुल्तान, हुमायूं या फिर इब्राहिम लोदी। सो यहाँ पे पीकॉक थ्रोन की बात करते हैं तो पीकॉक थ्रोन जो है वो आपका शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। फाओ। फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। फाओ इज़ फॉर, एफ इज़ फॉर फूड एंड ए इज़ फॉर एग्रीकल्चरल एंड ओ इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में है। कहाँ पे? इटली रोम में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर बार बार पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जेनेवा, इटली, रोम और फ्रांस। गाइज आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लासेस मिल पाएँ जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं या फिर अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। सो अब जस्ट कुछ ही दिन बचे हैं, तो कुछ दिन में भी अगर वो कुछ पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। सो सेशन को शेयर जरूर करिए और हेल्प करेंगे। अगर आप हेल्प करेंगे दूसरों की तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, राइट। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सेशन ख़त्म होने के बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, जेनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे अगर हम देखते हैं तो वाइट कॉन्टिनेंट हम किसे बोलते हैं, इसमें आपको ये बताना है। एंटार्क्टिका को, पैसिफिक को, पैसिफिक ओशन आप समझ सकते हो, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को और लद्दाख को। अगर आप क्वेश्चन भी सही से पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कॉन्टिनेंट में आप एंटार्क्टिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो वाइट कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं, तो एंटार्क्टिका को यहाँ पे बोलते हैं। तो एंटार्क्टिका है क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इसमें जो RBI के फर्स्ट गवर्नर है वो कौन है। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे और अभी प्रेजेंट में RBI के गवर्नर कौन है, तो कमेंट करके वो आप बताइएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे आपका CD देशमुख करेक्ट आंसर बन जाएगा। RBI के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो CD देशमुख जी यहाँ पे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने। जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं अभी तक और अभी जो करवा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो दोनों ही चीज़ में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे मार्श गैस की बात करें तो मार्श गैस ये हम किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है आपका कि पैडी फील्ड जो होती है, जो आपकी धान की खेती होती है, वहाँ पे जो भी एक गैस निकलती है, तो वो भी गैस कौन सी होती है पैडी फील्ड में भी? तो वहाँ पे भी आपकी मीथेन निकलती है। तो पैडी फील्ड और मार्श गैस दोनों ही मीथेन को बोलते हैं, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो का नारा ये किसने दिया था, आपको ये बताना है। गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। तो डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये आप सभी जानते ही हैं। गांधी जी इज़ फेमस फॉर दिस स्लोगन। से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 आपको देखने को मिलता है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो हड़प की जो नीति है, आप सभी अवेयर हो गए इससे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसकी नीति है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की ये एक नीति थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें अगर, तो जूडो इज़ द नेशनल गेम ऑफ। जूडो जो है वो कहाँ का नेशनल गेम है, किस कंट्री का नेशनल गेम है जूडो? देखिए इसमें यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें, चाइना, जापान, नेपाल, इंडोनेशिया, बट यहाँ पे एक ट्रिक है।
सबसे पहले आप जान लीजिए इसका आंसर जापान होगा। और ट्रिक क्या है, जे इज़ फॉर जूडो एंड जे इज़ फॉर जापान, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी चाइना का टेबल टेनिस है और यहाँ पे ऐसे ही आपको अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। डॉन का बैडमिंटन है और नेपाल का क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। नेपाल का वॉलीबॉल है शायद, आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, देखेंगे कौन कमेंट करके बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो आईएनसी फॉर्म्ड इन, आईएनसी मतलब जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1885 में आईएनसी फॉर्म हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से, इसलिए इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आईएनसी का भी हमने देखा फॉर्मेशन 1885 में हुआ, राइट। अब यहाँ पे बताना है कि आईएनसी का फाउंडर कौन कौन था या कौन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो कट रहा है, हाँ, नाउ आई थिंक आई एम श्योर इट विल बी विजिबल टू यू। तो यहाँ पे आईएनसी के फाउंडर आपको बताना है, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनशो वाचा, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या फिर ऑप्शन ई ऑल। तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें 6 यहाँ पे ऑप्शंस तो किसी क्वेश्चन में होते ही नहीं है, 5 यहाँ पे लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 ऑप्शन 6 ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल आईएनसी फाउंडर ये सभी हैं, एओ ह्यूम भी हैं, ठीक है, ऑक्टियन ह्यूम इनका नाम है, और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी भी हैं, दिनशो वाचा भी हैं, और डब्ल्यू.सी. व्योमेश चंद्र बनर्जी भी यहाँ पे हैं। तो आईएनसी का यहाँ पे जो ऑप्शन ई है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी ही आईएनसी के फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, और इसका जो सरल नाम है वो आप लोग जानते होंगे इस नाम से। ये तो नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि बजट शब्द का मेंशन या बजट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ना कि बजट की। बजट नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। क्या, बजट नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में आपका बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो आप सभी को पता है फ्लैग होता है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, बीच में सर्कल होता है और यहाँ पे 24 स्पोक्स होते हैं, राइट। ऊपर सैफरॉन, नीचे ग्रीन, बीच में वाइट होता है। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि इसमें जो लेंथ है वो कैसे रहती है, राइट। आप लोग को मतलब बहुत को पता होगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप पता रख लीजिए। 3:2 रहता है, 3 लंबाई 2 चौड़ाई, L/B होता है ना, तो 3:2 का यहाँ पे 3:2 रहता है आपका फ्लैग ऑफ इंडिया की लंबाई। बाकी हम जैसे अगर बड़ा करते हैं तो 30 और 20 हो जाता है, ठीक है, और बड़ा करते हैं तो 300 और 200 हो जाता है, इस तरह से। लेकिन ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे एक कॉमन जो रेशियो है वो 3:2 का रहेगा इंडियन नेशनल फ्लैग बनाने के लिए, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है ये आपको किस आर्टिकल से देखने को मिलता है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन्ड है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस। 2 तरीके के ऑर्डिनेंस होते हैं, ये तो है आपका प्रेसिडेंट, एक और होता है वो होता है गवर्नर्स ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे पहले आप बताइए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यहाँ पे आपका आर्टिकल 1, 2, 3 से रिलेटेड है, लेकिन गवर्नर ऑर्डिनेंस अगर बात आएगी तो आर्टिकल 231 से आपका रिलेटेड है गवर्नर्स ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 35 का लेकिन आंसर क्या बनेगा, 1, 2, 3। मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस 1, 2, 3। अगेन आपके सामने एक आर्टिकल पूछा गया है, मनी बिल आपका किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे सिंपली ये बताना है। तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 123 या फिर आर्टिकल 134। तो मनी बिल किस से रिलेटेड है, किस आर्टिकल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है कि मनी बिल होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 110 जो है हमारा मनी बिल से कनेक्टेड है, मनी बिल से रिलेटेड है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मनी बिल आर्टिकल 110 से देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए आंसर
सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है। तो जीवी मावलंकर, एच.जे. कानिया, सी.डी. देशमुख या फिर नन। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस किए थे, अगर आपने इससे पहले वाली जो पार्ट था पार्ट 1 उसमें आपने देखा होगा कि एच.जे. कानिया हमारे जो है फर्स्ट सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फर्स्ट एच.जे. कानिया। वहीं पे सी.डी. देशमुख की बात करें तो ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सी.डी. देशमुख। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो आंसर आप सभी को मिल ही गया है, जीवी मावलंकर यहाँ पे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर आपके थे। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया है। आप सभी को पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोर्स है। क्या सोर्स है? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज हैं, राइट। आप सभी को पता है एक्सेलेंट फीचर, जहाँ पे हमने पॉलिटी की क्लास की थी वहाँ पे बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से बना हुआ है। डिफरेंट सोर्सेज का मतलब अलग अलग कंट्रीज से उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे जो आइडियाज़ है उसको लिया है, ठीक है, अपने हिसाब से मोल्ड करके, अपनी कंट्री के हिसाब से, अपनी कंट्री की कंडीशंस, सिचुएशंस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस के हिसाब से उसको मोल्ड किया है। सो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है अमेरिका से। यहीं पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है और एक और है जो कि हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट आपका रशिया से लिया गया है। वाइल फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम अमेरिका। एंड फंडामेंटल राइट्स वी हैव 6 we have 6 fundamental rights and 11 fundamental duties. Okay, moving on to the next question number 39 asking to you that city of junctions, यहाँ पे city of junctions किसे बोलते हैं? एक पेट नेम की तरह बुलाते हैं, मदुरई, कर्नाटका, नेपाल या केरला। तो सिटी ऑफ 4 जंक्शंस की बात करें तो मदुरई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मदुरई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सिटी ऑफ 4 जंक्शंस। अगर आपको रीजनिंग की क्लास चाहिए या जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसकी क्लास चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक मैराथन टाइप की ला देंगे तो उसमें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, तो आपका ईजिली वहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। चमेरा डैम कहाँ पे है? चमेरा डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, सारे प्रदेश ही हैं। तो चमेरा डैम जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैम से रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हीराकुंड डैम से भी करवाया था और नोंगक्रेक डैम से भी करवाया था, तो वो आई होप सो कि आपने वो सब जो प्रीवियस हमारी क्लासेस हैं उनको भी अटेंड किया है और उनको भी कवर किया है। आप सबको वो सब चीज़ें याद हैं। अगर नहीं याद है तो फिर से जाइए, कवर करिए और नोट बना लीजिए या फिर रिवाइज़ करते चलिए। अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते तो फिर आप वीडियो को ही कम से कम 10 बार देखेंगे ना, तब वो चीज़ें डिट्टो कॉपी हो जाएंगी आपके दिमाग में। और जब आपके सामने आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो तुरंत वो आप डायरेक्ट आंसर देख के उसका टिक मारोगे, ठीक है। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होगा अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे। तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बनियान, मैंगो, अशोका या फिर पपाया। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको बताना है। मैंगो नेशनल फ्रूट है, ना कि नेशनल ट्री। लेकिन जब नेशनल ट्री की बात आएगी तो बैनियान हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि रेडियो वेव्स डिस्कवर्ड बाय, रेडियो वेव्स किसने डिस्कवर की थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो हेनरिक हर्ट्ज, फिंटी, फिडले या फिर रिटर। तो रेडियो वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी, तो ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा
रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की गई थी। याद रखना है आपको, डिस्कवरी से रिलेटेड भी हमने पहले बहुत से क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो आपका पूछता है कि गुरु शिखर किस रेंज पर पड़ता है या किस माउंटेन रेंज पर पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है अरावलीज। तो ये आपको याद रखना है, गुरु शिखर जो है वो अरावली रेंजेस पे पड़ता है। एक और क्वेश्चन यहीं पे बताना चाहूँगा कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस अरावलीज ही हैं, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये बताना है आपको कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो होमी जे भाभा, अय्यर, दिवले या फिर रंथियो। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, होमी जे भाभा यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या पूछता है। तो बोलता है कि शारावती जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है या किस स्टेट का प्रोजेक्ट है, जिसको हम शारावती प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो शारावती जो प्रोजेक्ट है ये आपका कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, बिहार का, बंगाल का, केरला का, ये सभी आपके रॉन्ग आंसर्स हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्नाटका, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे, तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा पूछता है कि एथेंस ऑफ ईस्ट, एथेंस ऑफ ईस्ट हम किसे बोलते हैं। तो मदुरई, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका या फिर केरला। तो एथेंस ऑफ ईस्ट की बात करें तो आपका मदुरई अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदुरई को हम बहुत सारे पेट नेम्स से जानते हैं, तो एक बार आप सभी लोग सर्च करिए कि मदुरई को हम क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से पेट नेम से जानते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी डिगबोई इज़ इन असम, कर्नाटका, केरला या फिर लद्दाख। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई। क्या ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी है, तो डिगबोई है। अब ये डिगबोई है कहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो है आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, असम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओल्डेस्ट डिगबोई, ओल्डेस्ट रिफाइनरी डिगबोई जो है ये आपका असम में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि शॉर्टकट की फॉर कॉपी, तो कॉपी का जो शॉर्टकट की है वो क्या होता है कॉपी करने का। कंप्यूटर में कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो Ctrl+C से हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। अंडू करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होती है। इसमें मैक्सिमम बच्चे या जिनको नहीं पता है या वो गेस किससे कर रहे हैं तो वो Ctrl+U लगा देंगे, बट Ctrl+U यहाँ पे आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो Ctrl+Z, Ctrl+R, Ctrl+D इसमें से क्या सही होगा अब आप बताइए। तो अंडू के लिए यहाँ पे आपका बता देता हूँ, तो Ctrl+Z करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है, सी नहीं ए होगा, यहाँ पे ए होगा। Ctrl+Z इज़ फॉर अंडू। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको बताना है कि एडल्ट एज स्टार्टेड फ्रॉम, पहले भी हमने इस पे चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पे हम जो पूछ रहे हैं वो ये कि एडल्ट एज, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको हम कब कहते हैं कि वो एडल्ट हो गया है। 10 साल की उम्र में, ये 10 ईयर्स ऑफ एज, 15 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज या फिर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 और 21 में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर यही है कि 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 18 साल का अगर कोई है ह्यूमन बीइंग तो उसको मानते हैं कि वो एडल्ट है, उसके पास वोटिंग राइट है और उसको एडल्ट भी माना जाता है। सो गाइस, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे आपके आप कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो कि आपने मॉर्निंग वाली जो मतलब इवनिंग को शायद हमने डाली थी, तो वो वाली आपने क्लास भी करी होगी। अगर नहीं करी है तो डेफिनेटली कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी सारी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं वो भी ज़रूर करिए। कल आपको जो है हिंदी का एक सेशन आ रहा है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो रचनाएँ हैं, इम्पॉर्टेंट कवि की रचनाएँ हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कल जो आने वाली क्लासेस हैं उनका और आने वाले दिनों में जो भी नोटिस हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।